अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है ईएससी 2009 का क्वेश्चन है, जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हमने पढ़ा था फ्लूइड के बारे में, और फ्लूइड के बारे में क्या पढ़ा था, फ्लूइड के डिफॉर्मेशन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये असर्शन और रीजन में क्वेश्चन आते हैं, इसके 4 ऑप्शन होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन किस तरीके से होते हैं। ये असर्शन है और ये रीजन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे कि जो ये हमारा पहला ऑप्शन होता है कि जो असर्शन है और जो रीजन है वो दोनों के दोनों सही हैं, और ये जो रीजन है ये इसका सही रीजन है, मतलब यहाँ रीजन के आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इसका सही रीजन है, ठीक है। मतलब ये चीज जो हो रही है उस चीज को ये चीज एक्सप्लेन कर रही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। दूसरा ऑप्शन होता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, मतलब दोनों सही हैं लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर दो होते हैं कि एक ये गलत है और एक ये गलत है, दो ऑप्शन और ये होते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या लिखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए, और फिर देखिए कि जो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है क्या ये चीज इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये इसका रीजन है। तो देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि इन अ फ्लूइड द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द टोटल डिफॉर्मेशन इटसेल्फ। ये कह रहा है कि फ्लूइड्स के अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, किससे, डिफॉर्मेशन से। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड्स में जो होता है वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये उसका रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है कि ए फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिफॉर्म सो लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड। ये रीजन दे रहा है जो मैं आपको बता चुका हूं, ये रीजन दे रहा है, ये कह रहा है कि फ्लूइड्स के अंदर डिफॉर्मेशन लगातार होता रहता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। तो ये रीजन बिल्कुल सही है, जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा है उसको ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, भैया क्यों रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फ्लूइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी चीजें कंटिन्यूअस होती रहती हैं वहां पे रेट इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, रेट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लूइड कंटिन्यूस टू डिफॉर्म, फ्लूइड डिफॉर्म होता ही रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ है ये उसका करेक्ट रीजन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट रीजन है इस चीज का। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी इस चीज से आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा ये एक कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज हो गया है ये वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगली प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, ये बस हमने क्या किया, हमने फ्लूइड्स के केस में एक स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लिया, और उस एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से हम सारे फ्लूइड्स की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। हमने एक रेफरेंस ले लिया और उस एक रेफरेंस के कंपैरिजन में हम और फ्लूइड्स की डेंसिटी को देख रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल मतलब ये है इसका। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड की हम कंपेयर करना चाहते हैं, किससे कंपेयर करना चाहते हैं, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड की हमें कंपेयर करनी है, देखनी है, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी लिखा जाता है कई जगह, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड ये है जो अबंडेंस में अवेलेबल है, जो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, और जो लगभग इजीली अवेलेबल होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमको सब पता है, ठीक है। अब वो कौन सा फ्लूइड है, देखो लिक्विड्स के केस में, देखो फ्लूइड में तो दोनों चीजें आती है ना, लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। तो लिक्विड्स के केस में ये होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर, लिक्विड्स के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारा वाटर, और गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारा एयर, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी कितनी ली जाती है, वाटर की डेंसिटी ली जाती है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसको स्टैंडर्ड ले लिया गया। अच्छा गैसेस में कौन सा स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा,
एयर, डेफिनेटली एयर होगा, ठीक है। अच्छा, एयर की डेंसिटी कितनी होगी 1.21 kg पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी टर्म है, ये एक डायमेंशनलेस टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक रेशियो है, दो चीज का रेशियो है, एक दो चीज का ये रेशियो है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। जिसका नाम क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को शो करते हैं किससे, बीटा से। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करने की जरूरत कुछ इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा कि यार हमारे जो फ्लूइड्स हैं, अगर मैं अपने फ्लूइड के प्रेशर में कुछ वेरिएशन करूं, अगर मैं फ्लूइड के प्रेशर में कुछ वेरिएशन करूं, तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर में वेरिएशन होने से उसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस आते हैं। अगर मैं फ्लूइड है, हमारा कोई भी फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड्स हो चाहे गैसेस हो, तो हमने थोड़ा सा देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मैं फ्लूइड के प्रेशर को चेंज करूं या फिर फ्लूइड के वॉल्यूम को चेंज करूं, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक में चेंज करने से दूसरे पे उसका इफेक्ट आता है। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना कि इसको चेक किया जाए हर फ्लूइड के लिए, कि हर फ्लूइड के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन कर दी गई, क्या, बीटा, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कैसे करेगा, इसको डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन प्रेशर। देखो क्या कह रहा है, इसको हमने कैसे डिफाइन करा, कंप्रेसिबिलिटी को हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज, ध्यान से सुनने की जरूरत है, कैसा चेंज है ये, फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज, केवल चेंज नहीं बोला, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब यहां पे समझना जरूरी है। चेंज का मतलब हम चेंज को दिखाते हैं इस तरीके से, डेल्टा से दिखाते हैं। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, जैसे कि कोई वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू थी पहले 5 यूनिट, क्या थी पहले 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट से इसकी वैल्यू चेंज हो गई, मैंने बोला कि ये हो गया 5 यूनिट से, अब ये 7 यूनिट हो गया। कितनी यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया। तो बताओ चेंज कितने का आया, तो चेंज मैंने क्या समझाया अभी, डिफरेंस और चेंज में डिफरेंस है, इस चीज को समझने की जरूरत है, डिफरेंस और चेंज में डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर देखो, पहले कोई चीज थी 5 यूनिट, अब वो चेंज हो गई है 7 यूनिट, चेंज कितने का हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज हुआ है यहाँ पे +2 यूनिट का। कितने का, +2 यूनिट का। लेकिन कोई चीज पहले 5 यूनिट थी और वो अब हो गई है 3 यूनिट। कितनी यूनिट, 3 यूनिट हो गई है, अभी भी चेंज हुआ है। अब चेंज कितने का हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये चेंज हुआ है -2 यूनिट का, -2 यूनिट। यहां पे चेंज हुआ है, 5 से चीज 7 हो गई, कितने का चेंज हुआ, +2 यूनिट का। यहाँ पे चेंज 5 से 3 हो गई, कितने का चेंज हुआ है, -2 यूनिट का। तो ये चेंज का मतलब समझना जरूरी है, ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, अब ये तो केवल चेंज हो गया, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज 5 यूनिट से 7 यूनिट हुई है, तो उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितने का हुआ, तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज हो गया चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो इसमें चेंज हो गया कितने का, 2/7 का, +2/7 का इसमें फ्रैक्शनल चेंज हुआ है। यहां पे फ्रैक्शनल चेंज कितने का हुआ है, -2/7 का यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज हुआ है। तो ये बात समझ में आई, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय ये आएगा इनिशियल 5 वैल्यू, आई एम सॉरी, ये आएगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। चेंज का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये कह रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन प्रेशर। तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, क्या हो गया, डेल्टा V बाय V, करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन प्रेशर,
समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई बात। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव होता है, ये देखो प्रेशर से लेके चलते हैं, प्रेशर से लेके चलते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर में चेंज पॉजिटिव होता है, माना प्रेशर पहले 1 बार था और प्रेशर 1 बार से हो गया 5 बार, तो कितने का चेंज आया? +4 बार का चेंज आया। कितने का चेंज आया? +4 बार का चेंज आया। तो आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पता है कि जब भी प्रेशर अगर इंक्रीज होता है किसी सिस्टम का, तो अगर उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? घटता है। वॉल्यूम क्या करता है? घटता है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर ये वाला चेंज पॉजिटिव है तो इस वाले चेंज ने नेगेटिव होना है, और अगर ये वाला चेंज नेगेटिव है तो इस वाले चेंज ने पॉजिटिव होना है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो आने वाली है वो हमेशा क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे बाहर लगा देते हैं नेगेटिव साइन। क्या लगा देते हैं? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो अब हम बीटा डिफाइन करते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी बाई वी डेल्टा पी। अच्छा, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस का डीवी अपॉन वी डीपी। इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस का डीवी बाई वी डीपी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। आप सबको पता है कि किसी भी सिस्टम का जो मास होता है, मास होता है क्या होता है? कंजर्व। मास क्या होता है? कंजर्व। किसी भी सिस्टम का जो होता है मास होता है कांस्टेंट। अच्छा, मास अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मास होता क्या है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं। दोनों साइड अगर मैंने लॉग ले लिया तो दोनों साइड लॉग ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा लॉग रो प्लस लॉग v इज इक्वल टू लॉग c। अच्छा, ये कैसे हुआ? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है? लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है? लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग c। अच्छा, इसको मैं अब डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रो डी रो प्लस 1 अपॉन वी dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास आ गया डेल रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाई v। ये आ गया हमारे पास डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल v बाई v, माइनस का ये 0 हो गया, ये इधर चला गया, ठीक है। अच्छा, यहां से हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे dv बाई v की वैल्यू उठा के रख सकता हूँ d रो बाई रो माइनस का। यहां से डेल v बाई v की वैल्यू रख सकता हूं मैं माइनस का डेल रो बाई रो। देखो ये माइनस का है तो माइनस को इधर ले जा लो, तो dv बाई dv की वैल्यू क्या है? डी रो बाई रो। और इसकी वैल्यू अगर मैंने यहां पुट कर दी, यहां पुट कर दी, तो यहां से ये आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी डी रो बाई रो डी पी। ये आ जाएगा कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू। समझ में आया? देखो, ये बीटा इज इक्वल टू ये था, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको चेंज, छोटा चेंज, ये डेल्टा वी को डेल वी लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको डीपी को इसको डीपी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मास होता है कांस्टेंट। किसी भी गैस का मास क्या रहेगा? हमारे पास कोई गैस है किसी सिस्टम में तो उसका मास कांस्टेंट रहने वाला ना। तो अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा? घटेगा। तो मास कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा, बाकी मास तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो रो इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने दोनों साइड क्या ले लिया? लॉग ले लिया। लॉग दोनों तरफ ले लिया तो लॉग रो प्लस लॉग v इज इक्वल टू लॉग c हो गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x होता है ना। तो ये 1 अपॉन x डी रो 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया? डेल डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस का dv बाई v। और इसको अगर मैं यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहां से निकल के क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू डी रो बाई रो डी पी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं।